वेलकम बैक बच्चों, स्वागत है आपका नॉलेज हैंगआउट में। मैं हूं ऋषभ शुक्ला, एक आपका इकोनॉमिक्स टीचर, और आज हम बात करने जा रहे हैं अपने पार्ट 5th वीडियो में कि क्या होती है मॉनेटरी पॉलिसी और आरबीआई उसका इस्तेमाल कैसे करती है। तो एक क्वेश्चन से स्टार्टिंग की है मैंने इस वीडियो को। ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा देखने को मिल जाता है या बहुत ज्यादा इजीली अवेलेबल होता है, लेकिन इसका जब आंसर लिखने की बारी आती है तो अक्सर स्टूडेंट्स धोखा खा जाते हैं। क्लियर? ये 6 मार्क्स में भी आ जाता है और 4 मार्क्स में भी आ जाता है। तो प्रिपरेशन ऐसी करनी है कि 6 मार्क्स की प्रिपरेशन करिए, 4 मार्क्स अपने आप शॉर्ट आउट हो जाता है। क्लियर? बड़े बड़े बुजुर्गों को पकड़िए, टुटपुंजिए तो यू गायब हो जाते हैं। और आज इस वीडियो में हम कुछ ऐसा पढ़ेंगे कि आपको लाइफ टाइम ये चीजें कभी नहीं भूलेंगी और आपको एक बार में ये सारी चीजें समझ में आएंगी। बस आप ध्यान से सुनते रहिएगा। तो क्वेश्चन है कि व्हाट आर द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ आरबीआई। मॉनेटरी पॉलिसी के कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यानी कौन कौन से तत्व हैं जो आरबीआई यूज करता है। हाउ डज आरबीआई स्टेबलाइज मनी सप्लाई अगेंस्ट एक्सोनियस शॉक्स। जो एक्सटर्नल शॉक होता है, इसका मतलब होता है एक्सटर्नल शॉक्स जो इकोनॉमी में डिफरेंट एक्टिविटीज के थ्रू अराइज होते हैं, वो जो शॉक्स हैं उसको स्टेबलाइज कैसे करती है आरबीआई। तो उसमें ये सारी चीजें आपको लिखनी होंगी और इन सारी चीजों में क्या लिखना है आपको, क्वांटिटेटिव मेजर्स एंड क्वालिटेटिव मेजर्स। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि हाउ आरबीआई बाय यूजिंग क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मेजर्स कंट्रोल द मनी सप्लाई और मार्केट सिचुएशन। अब मनी सप्लाई तो ठीक है, समझ में आता है हमको, लेकिन कभी कभी मार्केट सिचुएशन क्या देता है, तब बच्चों यहां पर बहुत ध्यान रखिएगा कि आपकी लैंग्वेज का फर्क पड़ता है। क्योंकि अक्सर लोग बता देते हैं अरे नहीं नहीं सबका सेम आंसर होता है, तो सेम आंसर वो भेड़ चाल वाली चीजें हैं। भेड़ चाल का मतलब क्या है कि सारे बच्चे एक जैसा आंसर लिख रहे हैं, लेकिन एक बच्चे ने अगर टू द पॉइंट कह सकते हैं, टू द पॉइंट के अलावा क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझ के उसी की लैंग्वेज में आंसर रिप्रेजेंट किया है या लिखा है, तो वही वो बच्चा होता है जो 90+ लेकर आ रहा होता है। क्लियर? तो हम लैंग्वेज के हिसाब से भी काम करेंगे। तो आज की वीडियो में हमें पढ़ना है मॉनेटरी पॉलिसी के 2 मेजर्स, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। लेकिन यहां पर आपको अच्छे से समझाने के लिए मैंने अभी सिर्फ क्वांटिटेटिव पर ही फोकस किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वांटिटेटिव मेजर्स वो होते हैं बच्चों जिसमें आपको मेजरमेंट कुछ करना हो, लाइक जिसमें नंबर्स के फॉर्म में कोई डेटा गिवन हो, परसेंटेज के फॉर्म में गिवन हो या रेट्स गिवन हो। बेसिकली आप ध्यान रखिएगा जिसमें रेट या रिजर्व लग रहा हो किसी भी ऑप्शन में, वो किस में आएगा, आपके क्वांटिटेटिव में आएगा, जहां पर क्वांटिटी मेजर करने को आपको मिल जाए मनी अमाउंट की। क्लियर? तो जैसे पहला है बैंक रेट। 90+ बच्चों को मैंने गलती करते हुए देखा है कि बैंक रेट्स में वो लिखते हैं कि इट इज अ रेट ऑन विच कॉमर्शियल बैंक गिव्स लोन टू जनरल पब्लिक। बिल्कुल गलत हो जाता है। बैंक रेट क्या है? इट इज अ रेट एट विच आरबीआई गिव्स लोन, लॉन्ग टर्म लोन टू बैंक। या देखिए मैंने आरबीआई बनाया है, ये कॉमर्शियल बैंक है। अभी हम इस वाले पॉइंट की बात कर रहे हैं, यानी किसकी बात कर रहे हैं, बैंक रेट की बात कर रहे हैं। तो बैंक रेट में क्या होता है कि जो आरबीआई है, आरबीआई लोन देता है किसको, कॉमर्शियल बैंक को लोन देता है। क्लियर? देखिए एरो दिख रहा है, ये कौन है, ये एरो लोन का है, यानी कि आरबीआई कॉमर्शियल बैंक को लोन दे रहा है। और ये लोन कैसा है, लॉन्ग टर्म लोन है ये। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। बैंक रेट इज नॉट दैट रेट ऑन विच कॉमर्शियल बैंक लेंड्स मनी टू पब्लिक, बट इट इज अ रेट at which RBI lends money to commercial bank, and the main thing is these loan are long term loan. Always remember, because आगे जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। क्लियर? तो इन सारी चीजों का आपको बहुत बारीकी से ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए इसको यहां से हम रफ कर देते हैं। अब बात करते हैं रेपो एंड रिवर्स रेपो रेट की। तो रेपो रेट है, रेपो रेट इज शॉर्ट टर्म लोन गिवन बाय आरबीआई टू बैंक्स। ये भी क्या है, इसमें भी आरबीआई कॉमर्शियल बैंक को लोन दे रही है, लेकिन कैसा लोन दे रही है, शॉर्ट टर्म। ऊपर कैसा था देखिए, मैंने इसीलिए इसको रेड मार्कर से लिखा था, ये लॉन्ग टर्म है और ये शॉर्ट टर्म है। तो हम किसकी बात करने जा रहे हैं, रेपो रेट की बात करने जा रहे हैं। तो रेपो रेट में भी क्या है, आरबीआई से कॉमर्शियल बैंक को क्या मिल रहा है,
लोन मिल रहा है, और लेकिन ये कैसा है, शॉर्ट टर्म लोन है। क्लियर, चीजें क्लियर हो रही है ना। अब ये अगर रेपो है तो रिवर्स रेपो क्या होगा, रिवर्स रेपो में चीजें थोड़ी सी बदल जाती हैं। अब हम बात कर लेते हैं रिवर्स रेपो की। रिवर्स रेपो में क्या होता है, कॉमर्शियल बैंक आरबीआई को लोन देती है। कॉमर्शियल बैंक किसको लोन देती है, देखिए एरो किस तरफ जा रहा है, आरबीआई की तरफ जा रहा है। ऐसा नहीं कि आरबीआई के पास कभी पैसे की कमी नहीं पड़ जाती है। अगर गवर्नमेंट ने आरबीआई से लोन ले लिया बहुत ज्यादा, तो आरबीआई को अपनी फंक्शनिंग के लिए, अपने रिजर्व के लिए क्या करना पड़ता है, कॉमर्शियल बैंक से भी लोन लेना पड़ता है। तो ये किस तरह के लोन होते हैं, ना तो ये शॉर्ट टर्म होते हैं ना तो ये लॉन्ग टर्म होते हैं, दे डिपेंड अपॉन द सिचुएशन। ये कैसे होते हैं, सिचुएशनल होते हैं। ये ध्यान रखिएगा, अगर कहीं आपको ये मिल जाए लॉन्ग टर्म है शॉर्ट टर्म है, तो प्लीज ध्यान रखिएगा ये सिचुएशनल लोन होते हैं। अगर आरबीआई को लगता है कि नहीं मुझे लंबे समय तक तो पैसे की कहीं से आपूर्ति नहीं होगी, तो ये लॉन्ग टर्म भी हो सकता है। अगर लगता है कि नहीं बहुत ही शॉर्ट टर्म में मुझे आपूर्ति मिल जाएगी, यानी सप्लाई ऑफ मनी मिल जाएगी, इन दैट केस वो शॉर्ट टर्म भी हो सकता है। तो आई होप कि रेपो और रिवर्स रेपो आपको समझ में आ गया होगा। फिर से समझा देता हूं, रेपो में आरबीआई कॉमर्शियल को देती है और इसका उल्टा हो जाता है तो रिवर्स रेपो हो जाता है, जहां कॉमर्शियल बैंक आरबीआई को लोन देती है। रेपो रेट जो होता है, जो आरबीआई कॉमर्शियल को देती है, वो शॉर्ट टर्म होता है, और रिवर्स रेपो जो होता है वो सिचुएशनल होता है। मींस कुछ श्योरिटी नहीं होती कि कितने दिनों में लोन को पे बैक किया जाएगा। चलिए, ये तो बात हो गई आपकी रेट्स की। रेपो रेट एक बार देख लेते हैं। एंड रिवर्स रेपो इज अ रेट एट विच बैंक, यानी कि बैंक मतलब कॉमर्शियल बैंक, गिव्स लोन टू आरबीआई। आई थिंक विजुअल आपको ज्यादा क्लियर हुआ होगा। उसके बाद है ओपन मार्केट ऑपरेशन। यहां ऐसा नहीं है कि मार्केट में लिटा के किसी का ऑपरेशन चालू होगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इट इज द पॉलिसी ऑफ सेल एंड परचेज। इसमें क्या होता है, सेल एंड परचेज किया जाता है किसका, ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। गवर्नमेंट की जो बॉन्ड्स हैं, जो क्या कह सकते हैं गिल्ट एज वाले बॉन्ड्स हैं, उनको सेल किया जाता है बाय आरबीआई। यानी क्या करता है, आरबीआई बेचता है टू द कॉमर्शियल बैंक। ओपन मार्केट फिर से देख लीजिए, इट इज द पॉलिसी ऑफ सेल एंड परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय आरबीआई टू द कॉमर्शियल बैंक्स। यानी कि बैंक क्या कर रहा है, इसको क्या बेच रहा है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। किसको बेच रहा है, कॉमर्शियल बैंक को। क्लियर, और इस ट्रांजेक्शन को क्या बोलेंगे, सेल एंड परचेज। यही क्या कहलाता है, ओपन मार्केट ऑपरेशन कहलाता है। अभी सिर्फ चीजों को समझिए, इनका यूज कैसे होता है इसको अभी हम आगे समझते हैं। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन आई थिंक आपको क्लियर हो चुका होगा। ओपन मार्केट ऑपरेशन refers to the sale and purchase of government security by RBI to the commercial banks, and then further they can sell to public also. मेरी आरबीआई की बिल्डिंग टूट गई भैया, इसको सही करने दो। हाँ अभी ठीक है, छत थोड़ी सही कर देनी, भूकंप में गिर जाएगी। तो इसके बाद आते हैं CRR एंड SLR। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको हम ये भी कहते हैं, लीगल रिजर्व रेशियो भी यही है। आपने LRR पढ़ा था ना इसके पीछे जब मनी क्रिएशन की बात कर रहे थे। तो एक्चुअली होता क्या है, इसको समझ लीजिए। जो LRR है इसके दो पार्ट्स होते हैं, SLR एंड CRR। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। LRR के दो पार्ट है, SLR एंड CRR। बड़ा क्वेश्चन ये है, और समझिएगा और नोट बनाते हुए चलिएगा कि CRR क्या है, SLR क्या है, इसके लिए बहुत आराम से समझाऊंगा। CRR यानी कि कैश रिजर्व रेशियो, नोट करते चलिएगा। CRR स्टैंड्स फॉर कैश रिजर्व रेशियो। तो अभी हम पहले किस पे बात कर लेते हैं, CRR पे बात कर लेते हैं। कैश रिजर्व रेशियो एक ऐसा रेशियो है जो कॉमर्शियल बैंक अपने टोटल डिपॉजिट पर बनाती है। एक एक शब्द को हिंदी में बहुत आराम से बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। CRR वो रिजर्व है जो कॉमर्शियल बैंक आरबीआई के कहने पर या जो उसके इंस्ट्रक्शंस होते हैं उसके अनुसार अपने टोटल डिपॉजिट के ऊपर बनाती है, और प्लस वो किसके पास रखवा देती है, आरबीआई के पास। इसने लेट से इसके पास इतना पैसा आया, ठीक,
आरबीआई ने कहा इसका 10%, यानी कि इतना। आप क्या करो, सीआरआर बना लो, इसका क्या कर दो, सीआरआर बना दो। तो इसने क्या किया, एक छोटी सी पोटली में सीआरआर बना के पैक कर दिया, और वो सीआरआर कहां चला गया, आरबीआई के पास। क्लियर। तो सीआरआर किसके पास रखा जाता है, आरबीआई के पास। बनाती कौन है, कॉमर्शियल बैंक। तो इसको हम ये लिख सकते हैं, सीआरआर इज मेड बाय बैंक्स एंड केप्ट बाय आरबीआई। बनाता कौन है, कॉमर्शियल बैंक। रखता कौन है, आरबीआई। ये क्या है, सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो। ठीक है। तो इसके बाद अब बात करते हैं हम एसएलआर की बात करते हैं। फिर से मेरी बिल्डिंग की ऐसी की तैसी हो रही है सब। चलिए एसएलआर पे बात करते हैं। इसका फुल फॉर्म है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। जिनको स्पेलिंग याद करने में दिक्कत होती है वो इंस्टीट्यूटरी से याद करें तो भी काम बनेगा। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो क्या होता है, ये भी एक लीगल रिजर्व रेशियो है, एसएलआर। इसका भी फंडा कुछ सीआरआर जैसा है। ये फंड भी आरबीआई के कहने पे कॉमर्शियल बैंक बनाती है। एसएलआर इज मेड बाय कॉमर्शियल बैंक्स एंड केप्ट बाय themselves। ये बनाती तो कॉमर्शियल बैंक है लेकिन रखती भी अपने पास ही है, ये आरबीआई के पास नहीं रखा जाता। तो इसका भी फंडा बिल्कुल सिंपल सा है कि लेट से ये पैसा आया था टोटल, तो आरबीआई ने कहा इसका कुछ परसेंट तुम क्या करो, एसएलआर बना दो। एसएलआर बना दिया कॉमर्शियल बैंक ने। तो इसने बोला कॉमर्शियल बैंक ने, मालिक करना क्या है, ये भी आपको दे देना, ये अपने पास रखना है। तो आरबीआई ने कहा नहीं नहीं, तुमने बहुत दे दिया हमको पैसा, कोई दिक्कत नहीं, तुम अपने पास रख लो, लेकिन ये रखना है तुमको। तो कॉमर्शियल बैंक ने कहा क्यों रखना है भैया, तो मेरा ही पैसा है, मैं रिजर्व बना के रखूं या ऐसे रख लूं। तो आरबीआई ने कहा नहीं, समस्या ये है कि तुम्हारी नीयत सही नहीं है। तुम करते क्या हो, तुम पूरा पैसा लोन में दे देते हो। बोला जी कर तो यही हूं, मैं करता तो यही हूं। तो आरबीआई ने कहा नहीं, ये काम नहीं करना है तुमको कि तुम पूरा पैसा उठा के लोन में दोगे, नहीं, तुम्हें कुछ पैसा सीआरआर में बनाना है, कि कैश रिजर्व रेशियो बनाना है इसका कुछ पोर्शन, और वो तुम किसको दे दोगे, मुझे दे दोगे। कुछ बनाओगे तुम एसएलआर बनाओगे लेकिन अपने पास रखोगे, इसको तुम खर्चोगे नहीं, और जब खर्च नहीं करोगे तो फायदा क्या है। कॉमर्शियल बैंक ने कहा क्या फायदा है, कह रहा है कि अगर कल को तुम्हें कंटीजेंट लायबिलिटी आ जाती है, अचानक से तुम्हें कोई जरूरत पड़ जाती है पैसे की, तो तुम्हें भीख नहीं मांगनी है या मेरे पास आने की जरूरत नहीं है, तुम अपने एसएलआर से काम चलाओगे। और अगर एसएलआर भी खत्म हो जाता है तब तुम मेरे सीआरआर पे हाथ मारना, और अगर सीआरआर भी खत्म हो जाए तब आके मुझसे क्या ले लेना, रेपो रेट पे लोन ले लेना, यानी शॉर्ट टर्म लोन ले लेना। क्लियर। तो ये आरबीआई कॉमर्शियल बैंक की स्टोरी समझ में आई आपको। ऐसे ही पढ़ते चलेंगे ताकि चीजें क्लियर होती रहे और ज्यादा हेक्टिक ना हो, ज्यादा मुश्किल ना हो। अच्छा, इसके बाद एक बहुत बड़ी समस्या आती है बच्चों के सामने कि सर भूल जाते हैं कि कौन सा पैसा आरबीआई के पास रहेगा, कौन सा पैसा हमारे पास रहेगा। शॉर्ट ट्रिक सुनिए। शॉर्ट ट्रिक क्या है, कुछ खास नहीं देखिए, एसएलआर सीआरआर। अगर इसमें से एक पता चल जाए, एक का भी पता चल जाए कि वो बैंक के पास रहेगा या आरबीआई के पास रहेगा, तो दूसरे का पता चल जाएगा। क्लियर। तो इसमें देखिए एस वर्ड लगा हुआ है ना, एस स्टैंड्स फॉर सेल्फ, जो मानते हैं। तो जो कॉमर्शियल बैंक अपने पास रखती हो वो क्या है, एसएलआर। तो अगला क्या होगा, सीआरआर, जो कि किसके पास जाएगा, आरबीआई के पास जाएगा। फिर से रिपीट कर रहा हूं, एसएलआर में ये जो एस वर्ड लगा है, एस स्टैंड्स फॉर सेल्फ। तो कॉमर्शियल बैंक जो भी रिजर्व बनाती है एसएलआर का, वो अपने पास रखती है, और जबकि सीआरआर किसके पास जाता है, आरबीआई के पास जाता है। क्लियर। इसी तरीके से कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे ताकि कोई दिक्कत ना आने पाए। तो ये चार के चारों पॉइंट क्लियर हो गए, इन दोनों के बीच की कहानी खत्म। अब बात करते हैं कि मार्केट सिचुएशन की। जो क्वेश्चन था ना कि स्टेबलाइजेशन करना है अगेंस्ट एक्सोशियस शॉक के लिए, जो एक्सटर्नल शॉक्स हैं, या हाउ इट करेक्ट्स द मार्केट सिचुएशन। तो मार्केट सिचुएशन दरअसल यही होती है आपकी इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन।
इसको भी समझ लेते हैं। तो अभी मैं जरा मेरा आरबीआई का कॉमर्शियल बैंक का काम खत्म हो गया, इसको मिटा देता हूं। अभी यहां मैं समझाता हूं कि इन्फ्लेशन क्या होता है और डिफ्लेशन क्या होता है। समझिए, इन्फ्लेशन को आप सिर्फ इतना समझिए, जब मार्केट में पैसा ज्यादा हो तो क्या है, इन्फ्लेशन है। दूसरा क्या है, जब मार्केट में पैसा कम हो। तो देखिए, इसको समझिए कैसे करेक्ट किया जाएगा। भैया जहां कोई चीज ज्यादा है, क्या है, ज्यादा है, वहां से कम कर दो तो करेक्ट हो जाएगी। जैसे लेट से कि आपको पता है कि आपकी जो इनकम होती है, ठीक है ना, जिसपे टैक्स ना लगे, अगर आपकी इनकम जो है टैक्सेबल हो रही तो क्या करते हैं, बहुत सारी पॉलिसी ले लेते हैं, हम टैक्स से नीचे आ जाते हैं, उस स्लैब से भाग जाते हैं। तो क्या होती है, जब हमारी सैलरी ज्यादा होती है तो हम रिजर्व लेकर या अपनी सेविंग्स करके उसको टैक्सेबल अमाउंट से कम कर लेते हैं, यानी कि जहां जो चीज ज्यादा है उसको हम कम कर देते हैं, और जहां कोई चीज कम होती है उसमें हम क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। तो जहां ज्यादा है वहां करेक्ट करने के लिए आपको माइनस करना है, और जहां कम है करेक्ट करने के लिए क्या करना है, आपको प्लस करना है। ये मल्टीप्लाई लग रहा है, प्लस करना है। क्लियर, यही चीज, ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखिएगा। यानी इन्फ्लेशन में, जब इन्फ्लेशन की सिचुएशन होगी तो मार्केट में मनी सप्लाई बहुत ज्यादा है, हमें पैसा कम करना है। डिफ्लेशन में मार्केट में मनी सप्लाई कम है, हमें पैसा ज्यादा सर्कुलेट करना है। बस इतना ध्यान रखिएगा। अगर ये चीज ध्यान में है तो ये फिर हलवा है आपके लिए, आपको कोई नहीं रोक सकता इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से, इस क्वेश्चन को समझने से। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेम ऑफ द पॉलिसी, पहले हम लेते हैं नेम ऑफ द पॉलिसी में बैंक रेट। इनकी पेशी करवा लेते हैं, चलो इनकी इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। बैंक रेट क्या है, इट इज द रेट एट विच आरबीआई गिव्स लोन, लॉन्ग टर्म लोन टू बैंक। देखिए, ये वो सिचुएशन है जिसमें बैंक को लोन दे रहा है आरबीआई, यानी कि कॉमर्शियल बैंक के पास अब पैसा ज्यादा होगा, ठीक है। लेकिन अगर मार्केट में इन्फ्लेशन है, मार्केट में इन्फ्लेशन है कि ऑलरेडी पैसा बहुत ज्यादा है, और आरबीआई अगर कॉमर्शियल बैंक को लोन देगा तो कॉमर्शियल बैंक क्या करेगा, इसको अब हम थोड़ी देर के लिए मिटा देते हैं ताकि आपको विजुअली समझा सकूं। मैंने बहुत इसके ऊपर सोचा और फिर मैंने कहा इसको विजुअली समझाऊंगा तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो लेट्स से दिस इज आरबीआई एंड दिस इज सीबी स्टैंड्स फॉर कॉमर्शियल बैंक, और ये है जनरल पब्लिक। डंडा इसके हाथ में लगा देते हैं, ये बात अब सही है, लट आ जाए। तो मैं कह रहा था कि अगर बैंक लोन, अगर आरबीआई सीबी को यानी कि कॉमर्शियल बैंक को लोन देता है, यानी कि पैसा देता है, तो इसके पास क्या हो जाएगा, पैसा बढ़ जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा इसके पास। और अगर ये पैसा इसको इसने लोन दे दिया तो मार्केट में क्या होगा, पैसा और हाई पे चला जाएगा, यानी कि जो इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम है और बढ़ जाएगी। तो अब आरबीआई क्या करेगी, अपने बैंक रेट को हाई कर देगी। बैंक रेट क्या कर देगी, हाई कर देगी, यानी कि लोन रेट जो है, लोन पे जो इंटरेस्ट रेट है उसको ज्यादा कर देगी। तो इससे होगा क्या, जब आरबीआई अपना इंटरेस्ट रेट हाई कर देगी, यानी कि इन्फ्लेशन के टाइम पे अपने रेट को क्या कर देगी, हाई, इंक्रीज कर देगी, तो ये कॉमर्शियल बैंक क्या करेगी, लोन कम लेगी, क्योंकि इतना इंटरेस्ट रेट कौन देगा भाई। तो जब इससे ये लोन कम लेगी तो मार्केट में लोन कम जाएगा, और जब लोन कम जाएगा तो मार्केट की जो इन्फ्लेशन की सिचुएशन है वो धीरे धीरे क्या होगी, डाउन होगी, तो करेक्ट हो जाएगा। तो इन केस ऑफ इन्फ्लेशन बैंक रेट शुड बी इंक्रीज सो दैट कॉमर्शियल बैंक हैव शॉर्टेज ऑफ मनी विच रिजल्ट द लैगिंग इन, कह सकते हैं कि मार्केट लोन, विच विल रिड्यूस द मार्केट लोन। क्लियर, फिर से सुन लीजिए। In the case of inflation, RBI increases the bank rate through which the commercial bank starts taking low rate of loan or less loan, which result less lending money to the general public, and which indicate or which will rectify the situation of inflation. Clear? अब बात करते हैं डिफ्लेशन। मार्केट में पैसा कम है, मार्केट में पैसा कम है,
गरीब हो चुका है बेचारा, खाने के लिए कुछ नहीं है इसके पास, तो आरबीआई क्या करेगी, अपना डिफ्लेशन के केस में क्या करेगी, इसको डिक्रीज कर देगी, इंटरेस्ट रेट क्या करेगी, डिक्रीज कर देगी, ताकि ये कॉमर्शियल बैंक जो है लोन ले आरबीआई से बहुत ज्यादा। और जब कॉमर्शियल बैंक लेट से ये 5% पे लोन ले रही है और ये घर दे रही है 7% पे, तो 2% बीच का ये कमा रही है ना, क्लियर। अब यही फायदा सीबी को मिल रहा है, और जितना ज्यादा ये लोन लेगी उतना ज्यादा ये पब्लिक को देगी, और जितना ज्यादा पब्लिक को देगी तो यहां जो कमी थी इनकी जेब में वो क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, यानी कि डिफ्लेशन जो है वो खत्म हो जाएगा। इस तरह से बैंक रेट से आरबीआई क्या करती है, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को काउंटर करती है। चलिए इसको फिर से मिटा देते हैं क्योंकि अगला पढ़ना है हमको। बैंक रेट का क्लियर हो गया, इसको साथ साथ नोट करते हुए चलेगा बहुत तेजी के साथ। अगला है रेपो एंड रिवर्स रेपो रेट। देखिए इसमें भी सेम कंडीशन है, रेपो है, रेपो में क्या है, सेम ट्रीटमेंट है, इसको क्या कर देगी वो, इन्फ्लेशन के टाइम पे इंक्रीज कर देगी, ताकि कॉमर्शियल बैंक आरबीआई से कम लोन मांगे। जब इसके पास पैसे की कमी होगी तो ये जनरल पब्लिक को लोन नहीं दे पाएगी, और जब नहीं दे पाएगी तो जो मार्केट में पैसे का बढ़ाव था वो धीरे धीरे कम होने लगता है, क्लियर। और डिफ्लेशन के केस में क्या करेगी आरबीआई, अपना जो इंटरेस्ट रेट है उसको डिक्रीज कर देगी, ताकि कॉमर्शियल बैंक ज्यादा से ज्यादा लोन ले और ज्यादा से ज्यादा पब्लिक को लोन दे, तो जो कमी थी वो क्या हो जाएगी, फुलफिल हो जाएगी। सेम ट्रीटमेंट इसलिए बार बार मैं नहीं बना रहा हूं। अगला जो है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको समझिएगा क्योंकि ट्रीटमेंट इसका सेम है, बस कॉन्सेप्ट समझने की बात है। तो लेट से मैं बात करता हूं कि जो कॉमर्शियल बैंक पब्लिक को लोन दे रही है वो 7% पर दे रही है, कितने पर दे रही है, 7% पे दे रही है। कंडीशन कैसी, इन्फ्लेशन, यानी कि मार्केट में पहले से बहुत पैसा है, अगर लगातार कॉमर्शियल बैंक पब्लिक को लोन देती रहेगी तो मार्केट में इन्फ्लेशन और ज्यादा बढ़ता रहेगा। अब आरबीआई चाहती है कि इसकी जो सप्लाई है मार्केट में वो खत्म हो जाए, तो खत्म कैसे करेगी, ये क्या करती है आरबीआई, जो रिवर्स रेपो है उसको बढ़ा देती है, क्या कर देती है, इंक्रीज कर देती है। तो उससे होता क्या है, अब रिवर्स रेपो क्या होता है, वो रेट जिस पर सेंट्रल बैंक आरबीआई को लोन देती है, सेंट्रल बैंक आरबीआई को लोन देती है, वो बढ़कर हो गया 10%। कितना हो गया, 10%। अब आप बताइए, अगर आपको 7% का कहीं से ब्याज मिल रहा हो और 10% मिल रहा हो, आप पैसा कहां लगाना चाहेंगे, ऑब्वियस सी बात है जहां पर 10% होगा। और दूसरी चीज, आरबीआई भैया सेफ हैंड्स में है, ये तो डंडा लिए खड़े, पता नहीं पैसा दे ना दे कल को, आरबीआई तो पैसा देगी ना। एक तो 3% का फायदा हो रहा है, ऊपर से सेफ हैंड में है, तो पैसा कहां जाएगा, मार्केट में, आरबीआई के पास, आरबीआई के पास जाएगा, क्लियर। तो इस तरीके से क्या होता है, बैंक मार्केट में मनी सप्लाई को कम करने के लिए क्या करती है, यानी कि आरबीआई मार्केट में मनी सप्लाई को कम करने के लिए क्या करती है, यानी कि इन्फ्लेशन के केस में क्या करती है, रिवर्स रेपो को इंक्रीज कर देती है। डिफ्लेशन में क्या होता है, डिफ्लेशन में लेट से 7% पर रेट प्रिवेलिंग है पहले जैसा, ये लोन पब्लिक को मिल रहा है, आरबीआई चाहती है कि और पैसा पब्लिक तक पहुंचे, तो ये अपना जो 10% का रेट था ना पहले, उसको गिरा के कर देती 3%, इतना नीचे कर देगी। तो कभी भी कॉमर्शियल बैंक नहीं चाहेगी आरबीआई को देना, ठीक है। अब वो किसको देना चाहेगी, पब्लिक को देना चाहेगी। तो जो पैसा इधर जा रहा था, अब वो पैसा किधर जाने लगेगा, पब्लिक के पास जाने लगेगा, कितने पे, वही 7% पे। तो डिफ्लेशन के टाइम पे क्या किया इसने, 3% कर दिया, यानी कि अपना जो इंटरेस्ट रेट था उसको डिक्रीज कर दिया। समझ आया बच्चों, इस तरह से कुछ ट्रीटमेंट्स होते रहेंगे। इसको अब यहां से मिटा देते हैं क्योंकि हमको अब अगला वाला पढ़ना है। तो अब हम बात करने जा रहे हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन की। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या है, इसमें कोई ओपीडी नहीं, कोई चिरफाड़ नहीं होनी है। हम बात करने जा रहे हैं सेल एंड परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी की, क्लियर। तो सेल और परचेज का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर मार्केट में पैसा ज्यादा है तो आप कोई सामान बेच दो मार्केट में, वहां से पैसा कम हो जाएगा, वो पैसा आपके पास आ जाएगा। अगर मार्केट में पैसा कम है तो उनसे कोई चीज परचेज कर लो और उनको पैसा दे दो, मार्केट में पैसा पहुंच जाएगा। सिंपल कॉन्सेप्ट है, आरबीआई भी यही करता है, कुछ इसमें खास नहीं है। तो अगला जो आपका पॉलिसी नेम है वो है ओपन
मार्केट ऑपरेशन। चलिए इसको समझ लेते हैं कैसे है। ओपन मार्केट ऑपरेशन में आरबीआई क्या करता है, इन केस ऑफ इन्फ्लेशन की बात करते हैं, इन्फ्लेशन में करता है सेल। क्या करता है, सामान बेचता है। जब सामान बेचेगा तो सामने वाला पैसा देगा, ठीक है ना। तो आरबीआई क्या करता है, सेल करता है। तो ये क्या करते हैं, पेमेंट करते हैं। अब जब सेंट्रल बैंक कॉमर्शियल बैंक पेमेंट कर रहा है आरबीआई को, तो इसके पास पैसा कम हो गया ना। जब इसके पास पैसा कम हो गया तो ये पब्लिक को लोन दे पाएगा नहीं। अभी क्या देगा, लो अमाउंट ऑफ लोन, यानी कि जो मार्केट में मनी सप्लाई होने वाली थी वो कम हो गई। लेट्स से इसके पास 2 लाख रुपए थे, कितने थे, 2 lakhs। 1 लाख का तो आरबीआई ने सामान बेच दिया कॉमर्शियल बैंक को, 1 लाख रुपए कॉमर्शियल बैंक ने आरबीआई को दे दिया। अब बचा इनके पास कितना, 1 लाख रुपए। अब लोन कितने का जाएगा, सिर्फ 1 लाख का जाएगा। तो यानी 1 लाख से मनी सप्लाई कम कर दी गई। किस केस में, इन्फ्लेशन के केस में। अब बात करते हैं डिफ्लेशन के केस में। डिफ्लेशन के केस में करते हैं ये भाई साहब परचेज। क्या करते हैं, परचेज। कैसे, उसका इफेक्ट क्या है, चलिए वो भी समझ लेते हैं। होता क्या है कि आरबीआई क्या करती है इस केस में, इनको प्रमोट करती है, किसको, या उकसाती, स्टिमुलेट करती है सेंट्रल बैंक को, या सॉरी कॉमर्शियल बैंक को, कि आप क्या करिए, आप अपनी जो सिक्योरिटी हमसे ले चुके, हमारी सिक्योरिटी आप ले चुके, वो आप हमको बेच दीजिए, यानी मैं परचेज करने के लिए तैयार हूं। तो क्या करता है आरबीआई, क्या करता है, परचेज करता है, परचेज सिक्योरिटी फ्रॉम सीबी। क्लियर। तो इधर से क्या आती है, सिक्योरिटी आती है। जब इधर से सिक्योरिटी आ रही है तो इधर से क्या जाएगा, पेमेंट जाएगा, पेमेंट इन रुपीज। डिफ्लेशन की केस में बात कर रहा हूं, आरबीआई क्या कर रहा है, परचेज कर रहा है, इनसे सामान ले रहा है और उनको पैसा दे रहा है। तो लेट्स से इनके पास 1 लाख रुपए था, आरबीआई ने 1 लाख रुपए इनको और दे दिया क्योंकि इन्होंने सामान बेचा है। तो इनके पास टोटल हो गया 2 लाख रुपए। तो पहले अगर 1 लाख मनी सप्लाई थी तो अब कितने की हो गई, 2 lakhs की सप्लाई हो गई यहां पर मार्केट में। तो इस तरह से डिफ्लेशन के केस को करेक्ट करता है। समझ में आ रहा है। जहां कहीं भी आपको लगे कि पॉइंट नहीं समझ में आया है, आप कमेंट करके बता सकते हैं। आपको इसमें कोई हिचक या समस्या नहीं होनी चाहिए बच्चों। मेरा आदमी मिट गया, इसको मैं फिर से बना देता हूं, इस बार बड़ा डंडा बना देता हूं इसके हाथ में। ठीक है, अभी ठीक है, क्लियर। अब बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट डी पे, यानी कि सीआरआर और एसएलआर पे। सीआरआर और एसएलआर को आप ऐसे समझिए, सीआरआर स्टैंड्स फॉर कैश रिजर्व रेशियो एंड स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। दोनों ही रिजर्व सेंट्रल बैंक यानी सॉरी कॉमर्शियल बैंक आरबीआई के कहने पर बनाती है। समस्या क्या होती है, मैं बता चुका हूं कि एसएलआर जो सेल्फ यानी कॉमर्शियल बैंक अपने पास रखती है, सीआरआर जो इसके पास रखा जाता है आरबीआई के पास। इसका रोल कैसे है उसको समझ लेते हैं। सीआरआर एंड एसएलआर। तो मान लीजिए मार्केट में जो प्रिवेलिंग रेट है सीआरआर का और एसएलआर का, जो रिजर्व रेट है वो कितना है, रिजर्व रेट जो है वो मान लीजिए 10% है। क्लियर, 10%। अब इस पे बात हुई कि इन्फ्लेशन आ गया भैया, मार्केट में इन्फ्लेशन आ गया, इन्फ्लेशन आ गया, पैसा बहुत ज्यादा है मार्केट के अंदर, अब क्या करना है। तो आरबीआई ने कहा कुछ नहीं करो, अपना जो रिजर्व रेट है वो बढ़ा दो। तो सेंट्रल बैंक बोल रहा है तो कॉमर्शियल बैंक क्या ही कर सकता है, मानना पड़ेगा बात। तो क्या किया इसने, इंक्रीज कर दिया क्या चीज, रिजर्व रेट। बोला 10% ही बनाना है, अब कितना बनाना है, बोले कितना सर, कहे अब 20% बनाओ। अब आप सोच रहे हैं इससे फायदा क्या हुआ। चलिए मान लेता हूं कि कॉमर्शियल बैंक के पास 1 लाख रुपए थे, पहले 10% रिजर्व था, तो 10% यहां, 10% यहां, 20%, यानी कि 1 लाख का 10% 10,000 रुपए और 10,000 रुपए, इसमें से लेस हो जाता 20,000 रुपए। तो मार्केट में कॉमर्शियल बैंक लोन कितना फेंक देती, 80,000 का। अभी आरबीआई ने क्या बोला कि इंक्रीज करो, 20% कर दो।
तो अब क्या हुआ 20% और 20% यानी 20,000 और 20,000 यानी कि कितना हो गया 40,000। अब मार्केट में लोन कितने का जाएगा 60,000 का, मनी सप्लाई कम हो गई ना 20,000 से। तो इस तरह से इन्फ्लेशन में इंक्रीज करके सीआरआर एसएलआर को मार्केट करेक्ट किया जाता है। अब बात आई डिफ्लेशन की, मंदी आ गई भैया, मार्केट में पैसा ही नहीं है, तो आरबीआई ने कहा ऐसा करो अपना जो रिजर्व रेट है उसको डिक्रीज कर दो। बोले कितना कर दें, बोले 5% कर दो भाई साहब, इसके ऊपर नहीं बनाना। तो देखिए 1,00,000 रुपए थे इनके पास, 1,00,000 में अब 5,000 रुपए 5% के रिजर्व बनाने, यानी कि 5,000 रुपए इधर और 5,000 रुपए इधर, यानी कि टोटल कितना हो गया 10,000 रुपए। इसमें से लेस कर दीजिए 10,000, कितना आएगा 90,000। अब मार्केट में लोन कितने का जा रहा है 90,000 का, 80,000 पहले जा रहा था, 90,000 अब 10,000 से मार्केट क्या हो गई अपलिफ्ट हो गई। इस तरह से करेक्शन किया जाता है मार्केट का। आई होप कि आपको ये पार्ट ये चैप्टर समझ में आ रहा होगा। अगले वीडियो में हम आ रहे हैं जल्दी क्वालिटेटिव मेजर्स के साथ। टिल देन वॉच नॉलेज हैंगआउट एंड बी विद अस। हैव अ नाइस डे।